आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीता की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। मेरी हेल्प करने के लिए धन्यवाद करती हूँ तुम्हारा। तुमने मुझे क्वेश्चन पूछने का मौका भी नहीं दिया। अब सौम्या कहती है, सुना है तुम्हारे घर में भतीजा हुआ है, यानी कि आकाश को बेटा हुआ है। कुछ खिलाया भी नहीं तुमने। बड़े लोगों की छोटी सोच। फिर हंसकर कहती है, सबका डीएनए करा रही हो, क्या बात है, आकाश के बच्चे का भी करा लेती। कहीं वो आकाश का बच्चा ही ना हो जिसके लिए तुम सभी इतने खुश हो रहे हो। ये बात कहने के बाद वह ठाके लगाकर हंसने लग जाती है, जो कि उसके पैर बंधे भले ही थे लेकिन अपने पंजों को आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लेती है। वो अनिका को ये दिखा रही थी कि अब भी हम तुमसे आगे हैं। अनिका, जो कि कब से अपने हाथों को क्रॉस करके विवेकानंद की पोज में खड़ी थी। अपनी फालतू की बातें ये बंद करो, ओके? मैंने तुमसे कोई भी फालतू की बात सुनने के लिए ही नहीं आई हूँ। मैंने बस, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ, इसलिए मैं ही तुमसे पूछने वाली हूँ और मुझे बस वही आंसर चाहिए जिसका मैं क्वेश्चन करूँगी। मुझे फालतू आंसर सुनने का कोई शौक नहीं है, नहीं मेरे पास इतना फालतू टाइम है। अनिका इतनी बात कहने के बाद उसके सामने आ जाती है और कहती है कि मुझे वही कहती है, तुम्हारी वह कहानी। सौम्या कहती है कि कौन सी कहानी? अनिका कहती है, जो कि तुमने उस दिन अधूरी छोड़ दी थी, इसलिए मैं तुम्हारी वही कहानी पूरी सुनना चाहती हूँ। अब सौम्या के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो कहती है, जो मैंने पहले तुम्हें बताई थी उसी जानकारी में खुश रहना सीखो और मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी भागने पर मजबूर कर दूंगी अगर मैं यहाँ से जीवित बच पाई तो। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे जिंदा बिल्कुल भी मत छोड़ना और मुझे यहीं के यहीं तुम मौत के घाट उतार दो, ताकि आने वाले फ्यूचर में मैं तुम्हारे सामने किसी मुसीबत बनकर तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे यहीं के यहीं ख़त्म कर दो। सौम्या अपनी ये बात कहने के बाद बिल्कुल चुप हो जाती है। अनिका, जो कि कब से उसकी तरफ एकटक होकर देखे जा रही थी। 2 मिनट के मौन धारण के बाद सौम्या फिर अपना मुंह खोलती है और कहती है, हाँ, एक बात और तुम्हें पहले ही मैं वार्निंग दे दूं, अगर मैं यहाँ से जीवित बच गई तुम्हें यहाँ से भागने पर मजबूर करूँगी, वो अलग। उसके बाद तुम्हें तेरे बच्चों से तो मैंने पहले ही दूर कर दिया है। अनिका के ये बात सुनकर उसके शरीर में एक झटका सा महसूस होता है, क्योंकि ये बात रोहित और अनिका के सिवाय कोई नहीं जानता था कि उसके बच्चे कहाँ गए हैं। लेकिन अनिका उसे कुछ नहीं कहती, बस उससे सुनने की कोशिश करती है कि वो आगे क्या बताने वाली है। अनिका ऐसे ही अपनी पोजीशन में खड़ी रहती है। सो मैं फिर आगे कहती है, ऐसे भूत बुनकर क्या सुन रही हो, मैं तुम्हें ही बता रही हूँ। और बच्चों बच्चों नहीं, मैं तुम्हें रोहित मारवा, जिसे तुम दिल से सबसे ज़्यादा, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसे प्यार करती हो, मैं उससे भी तुम्हें दूर कर दूंगी। इतनी बात बोलने के बाद आप सौम्या चुप हो जाती हैं और हंसने लग जाती है। उसकी हंसने की गूंज इतनी भयानक थी कि वहाँ की रूह रूह कांपने लग जाती। उनकी दीवारें काफ़ी गूंज रही थी। जब सौम्या हंस रही थी, अनिका से बात कर रही थी, तो तीनों, प्रीति, कौटिल्य और भूमि, तीनों ही दरवाजे से अपने कान लगाकर सट कर खड़े हुए थे। वो अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी आवाज़ उनकी आ रही थी, लेकिन जब उसकी भयानक हंसी सुनी तो वो भी दंग रह गए। एक सुंदर दिखने वाली एक लड़की, और ऊपर से वो इतनी ओल्ड है, और ऊपर से उसकी हंसी इतनी भयानक है, ये आज उन्होंने पहली बार देखा था और सुना था। अब अनिका उसे कहती है, मेरी छोड़ो, अपने बारे में सोचो, तुम्हारा क्या होगा। मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगी। मौत तो एक छोटा सा घटनाक्रम होता है जो कुछ टाइम का ही होता है, लेकिन तड़प तड़प कर जीना वो एक भयानक होता है मौत की बजाय। इसलिए मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगी, तुम्हें जिंदगी भर जिंदा रखूंगी, जब तक तुम्हारी सांसें अपने आप चलेंगी। तुम्हें मेरी ही कैद में रहना होगा। और यही नहीं,
तेरी माँ साहब को भी इस बात का पता चल चुका होगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अगर मेरे हाथ दमयंती भी लगती है तो मैं उसके साथ भी यही हाल करूँगी जो तुम्हारे साथ मैंने सोच कर रखा है। टीका फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ साहब का तो खेल ही खत्म हो चुका है। उसके पास रोने के लिए कंधा तक नहीं है। तुम्हें कैसे बचाएगी ये तुमने कभी सोचा है? और ऊपर से तुम मुझे और मेरे परिवार को ठेस पहुंचाने की बात कर रही हो। अब इस बात पर सौम्या कहती है, माँ साहब जब तक जीवित है तब तक वो उसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे तुम मार कर आई हो वो उसे बचा लेगी, ये मुझे पता है। क्योंकि इतना कहने के बाद सौम्या चुप हो जाती है। अनिका उसकी बात को पूरे करते हुए कहती है, क्यों, किस लिए बचा लेगी? क्योंकि उसको तो मैंने मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हारी लच्छो अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। लेकिन सौम्या के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो एक मिस्टीरियस सी स्माइल थी। अनिका को वो चुभने लग जाती है, लेकिन अनिका फिर उसे क्वेश्चन करती है, दमयंती उसे कैसे बचा लेगी और क्यों बचा लेगी? लेकिन सौम्या थी कि ढीठ होकर चुप हो जाती है। अब वो उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलता। अब अनिका उसके पास जाकर गर्दन से पकड़ लेती है। अनिका की पकड़ इतनी तेज थी कि उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। अनिका समझ चुकी थी कि थोड़ी मैं समझ चुकी थी कि थोड़ी सी गरीब अगर टाइट और हुई तो ये कभी भी परलोक सुधार सकती है। इसलिए उसे थोड़ा ढीला छोड़ देती है और फिर सीधा कैबिन से बाहर आ जाती है। गुलेरिया हाउस। करण गुलेरिया बहुत खुश थे, इसलिए उन्हें श्रेया के रूम के पास ही वाले रूम को खाली कराकर आकाश का रूम बना दिया था। आकाश को वहां पर शिफ्ट करा दिया था ताकि दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सके, क्योंकि लंबे टाइम से दोनों अलग अलग थे और एक दूसरे के दिल का हाल चाल जान सके। रात का टाइम। अब आकाश के रूम में श्रेया आती है। दोनों बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि श्रेया की आहट सुनकर आकाश पहले ही बैठ जाता है। आकाश पूछता है कि तुमने खाना खा लिया? अब श्रेया कहती है, हाँ मैंने खाना खा लिया। क्या तुमने मेडिसिन ले ली? आकाश हामी भर देता है। फिर श्रेया के मन में जो क्वेश्चन चल रहे थे वो सीधा आराम से आकाश से पूछती है, तुम इतने टाइम से कहाँ थे? तुमने बताया नहीं अभी तक। तभी आकाश कहता है, जहाँ पर मुझे रखा गया था वो एक बंद गलियारा था, जहाँ पर रोशनी ना मात्र के हिसाब से ही थी, बस देखने को ऊंची ऊंची दीवारें, मिट्टी, रेत, बस यही था वहाँ पर। मुझे भी नहीं पता वो जगह कहाँ थी और कहाँ पर है। अब श्री आगे पूछती है, तुम वहाँ कैसे पहुँचे? अब आकाश उसके लिप्स पर अपनी उंगली रख देता है। कहता है, पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता। जो बीत गया है वो हमारा कल था, जो हमारे पास है वो हमारा आज है। मैं अतीत को सोचकर अपने पास्ट को खराब नहीं कर सकता। अब श्रेया आगे कुछ कह नहीं पाती। आकाश चुप हो जाता है और श्रेया भी चुप हो जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। अब आकाश कहता है, मैं तुमसे बस यही कहूँगा, कभी भी उस टाइम के बारे में मुझसे मत पूछना, क्योंकि वो समय मुझे डरने पर मजबूर कर देता है। तो प्लीज़ कभी भी पुरानी बातों को नहीं उठाना। अब श्रेया अच्छे बच्चे की तरह है अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी आकाश की फीलिंग को समझ पा रही थी। वो चुप हो जाती है, बस हामी में अपनी गर्दन हिला देती है। अब दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ टाइम के लिए दोनों ऐसे ही रहते हैं। उन्हें समय का कुछ पता नहीं रहता। उनके अकॉर्डिंग समय उनके साथ ही रुक चुका है। वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते थे। दूसरी तरफ करण गुलेरिया को आज नींद नहीं आ रही थी। वह आज काफ़ी बेचैन लग रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तभी वो अपनी अलमारी में से एक पुरानी फ़ोटोज़ निकालते हैं। ये एक एल्बम टाइप की थी। वह उसे खोलता है और उसमें स्वाति मल्होत्रा और उसके करण गुलेरिया की साथ में कुछ यादों वाली पिक्चर थी, उन्हें देखने लग जाता है। फिर एक पूरे पेज पर स्वाति मल्होत्रा की फ़ोटो थी। अब उसको देखकर उसे अनिका की भी याद आने लग जाती है। फिर करण स्वाति के फेस पर अपने हाथ फेरता है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वाति उसके सामने खड़ी है और वो उसे छू पा रहा है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो स्वाति से पूछने लग जाता है,
तभी उसके फ़ोन पर एक रिंग बजती है। अब वह अपने ध्यान से टूटता है और जल्दी से फ़ोन को देखने के लिए आ जाता है। यह और कोई नहीं बल्कि नंदिनी की कॉल थी। नंदिनी ने इस टाइम पर कॉल की ये देखकर करण गुलेरिया काफ़ी शॉक रह जाता है। फिर नंदिनी को बैक कॉल करता है तो नंदिनी कहती है कि पापा, बात दरअसल ऐसी है, श्रेया दीदी आकाश से मिलने के लिए उसके रूम में गई है और बच्चा रो रहा है तो मुझसे चुप नहीं हो रहा। आप कुछ टाइम इसे लेकर बाहर जाए, शायद आपसे चुप हो जाए। आप करण गुलेरिया जल्दी से नीचे की तरफ आ जाते हैं। बच्चों को लेने के नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं, लेकिन वो देख पा रहे थे कि श्रेया वापस अपने रूम में आ चुकी है। इसलिए करण गुलेरिया वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं और वापस अपनी वही एल्बम लेकर अपने बेड पर बैठ जाते हैं और पुरानी यादों को सोचने लग जाते हैं कि कॉलेज में कितना टाइम मैंने स्वाति के साथ बिताया। वो सब सोचने लग जाते हैं। कब उनकी आंख लग जाती है शायद खुद उन्हें भी नहीं पता था।